जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरे एकेडमी। पूरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। यहाँ पे बता दें, सारी डिटेलिंग द हिंदू की यहाँ पे दे दी जाती है, जो भी आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, अपने फेसबुक वाले प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। जल्दी से चलते हैं, बिना किसी देरी के फ्रंट पेज पे देखते हैं द हिंदू के कौन सा न्यूज़ आया हुआ है। यहाँ पे बातें आती हैं फ्रेंड्स महाराष्ट्र के इलेक्शन की। तो चुनाव खत्म हो चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब महाराष्ट्र में कौन सीएम की कुर्सी और कमान संभालेगा, प्रश्न उसी पे आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर लोग जो अपना रिजल्ट दिए हैं वो गवर्नर को सुपुर्द कर रहे हैं, सपोर्ट यहाँ पे दे रहे हैं। और ये पूरी डिटेलिंग है कि कौन सी कैंडिडेट कितना यहाँ पे जीत के आए हैं, कितने कितने संख्या से। ये पूरे गैजेट में भी पब्लिश होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़। और गवर्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को ये डाटा देनी पड़ती है। यहाँ पे एमएलए जो भी इलेक्ट हुए हैं यहाँ पे दिया जा रहा है। और गवर्नर सीपी राधाकृष्णन मुंबई के तत्कालीन यहाँ पे है। आप लोग देख सकते हैं बहुत भारी मात्रा में, कहा जाए 80s के बाद अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी जीत है। हालांकि बात करी जाए ये एनडीए गवर्नमेंट यहाँ पे जीता है, अलायंस। लेकिन सिंपली अगर बात करें तो बीजेपी की ही लगभग बहुमत तक, अकेले पहुंचने की नंबर तक ये जीत चुके हैं। यानी 130 प्लस ये स्वयं जीते हैं बीजेपी ही। उसके बाद शिवसेना आती है, फिर महायुति आती है। देखते हैं सीएम कौन बनता है। सीएम के रेस में तो बहुत सारे लोग लगे ही हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है वो तो संभल एक जिला है। संभल जिले में यहाँ पे शाही जामा मस्जिद है जो संभल जिला में है, उत्तर प्रदेश में ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। यहाँ पे पुलिस पर्सोनल, पैरामिलिट्री प्लस यहाँ पे वहाँ के जो निवासी हैं, सिटीजन हैं, उनसे क्लैशेस हो गई। किस चीज़ को लेकर हो गई, जिसमें 3 लोगों की जान गंवानी पड़ गई। 3 मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की जान गंवानी पड़ गई। तो क्या हुआ था, यहाँ पे एक सर्वे रखा गया था। सर्वे किस चीज़ का, मस्जिद का। और इस मस्जिद का सर्वे कराने के दौरान में ये दंगा फसाद हुआ है। बात कही जा रही है सर्वे ही आपको कराना है तो कराइए। सर्वे कराने का एक सही इंटेंशन होना चाहिए, सही प्रकार से। अब अगर यहाँ पे हम सही प्रकार से इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे तो क्या हमें मिलेगा। हमारे देश में, इंडिया जैसी कंट्री को अगर आप सही प्रकार से समझेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगी। भारत में बहुत ही व्यापक स्तर पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है। यहाँ पे एजुकेशन का स्तर बहुत हद तक, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन का स्तर ही बहुत हद तक नीचे है। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत सारा चलता है जो गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने चाहिए। स्कूलों में यहाँ पे टीचर नहीं है, स्कूलों में बेंचेज नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, सुविधाएं नहीं है, फैन नहीं है, वाटर की सुविधा नहीं है। प्राइमरी स्कूल की हम बात कर रहे हैं अगर, तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं है। आप अपने कंट्री को देख रेख करना चाहते हैं तो इन मुद्दों पर के इन मुद्दों पे फोकस करिए। ये हम रिलीजन को और कास्ट को, अपनी ट्रेडिशन को, रिचुअल को अगर हम फोकस करने लगेंगे तो हम उन्हीं कंट्री की श्रेणी में आके बैठ जाएंगे दोस्तों, जैसे पाकिस्तान वाली कंट्री हो गई। क्या हम इनकी श्रेणी में जाना चाहते हैं। धर्म के नाम पे हर चीज़ करते हैं ये। इनके अगर कंट्री को देखा जाए तो ब्लेसफेमी एक टर्म है। इनके अल्लाह के बारे में आप कुछ भी अगर खिलाफ बोल दिए, उल्टा सीधा तो छोड़ दीजिए, खिलाफ बोल दिए तो ब्लेसफेमी का केस लगा के आपको फांसी के तख्तों पे लटका देंगे। क्या हम इसकी तरफ जाना चाहते हैं। हमारी कंट्री को उनसे कंपटीशन है, चाइना जैसी कंट्री को, यूएसए जैसी कंट्री को, जापान जैसी कंट्री को हमें फॉलो करके आगे निकलना है। हमारा कंट्री का जो रिलीजन है, रिलीजन का मतलब ये नहीं कि आप अगरबत्ती किस गॉड को दिखाते हैं। रिलीजन बहुत बड़ा व्यापक वर्ड है। इस वर्ड को अगर समझेंगे आप तो आपको मिलेगा कि वह कार्य करने की प्रेरणा जो दे वही रिलीजन होता है। और शुद्ध मायने में ह्यूमैनिटी को लेकर के ही हर धर्म में रिलीजन को डाला गया है। कुछ एक आध को अगर छोड़ दिया जाए वो भी बहुत कम है, वो भी सही मीनिंग उसकी आज के डेट में बदल चुकी है। तो रिलीजन ये एस्पेक्ट थी। लेकिन आज अगर हम इसी कास्ट क्रीड और
रिलीजन को लेकर के चलेंगे और इसी पे हर मस्जिद के अंदर हम हिंदू टेम्पल को खोजेंगे, तो ये सच है, मान के चलते हैं हम कि सच है कि अगर हिंदू ही टेम्पल हुई तो क्या हुआ, हिंदू ही टेम्पल हुई, कई 100 साल से ये अगर पूजा कर रहे हैं, ये अपना मजहब की पालन कर रहे हैं। और जो इंडिया में वर्शिप एक्ट लाई गई थी 1947 के बाद, तो यहाँ पे 1947 के बाद जो एक्ट लेके आई वो कहा गया कि जो भी यहाँ पे यथास्थिति चीज़ें बनी हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आएगी, मंदिर है तो मंदिर रहेगी, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। उस वर्शिप एक्ट का पालन भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, तो इंटेंशन यही है कि एक कम्युनिटी यहाँ पे दूसरे कम्युनिटी की टारगेट में आ जा रही है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात करें, उसके विल की हम बात करें, तो यही चीज़ें देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पे अपना एक मुद्दा रखना चाहेंगे जो मेरा व्यक्तिगत है। क्या हम अपने आने वाले जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उनको हम रिलीजन का पाठ पढ़ाने वाले हैं, या फिर हम कास्ट के आधार पे उनको आगे अपना नॉलेज बढ़ाने वाले हैं? हमें क्या डेवलपमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की, एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, हम केवल रिलीजन के मुद्दों को लेके आगे चलेंगे? तो ये बहुत हद तक आपके डेवलपमेंट में, खास करके इंडिया जैसी कंट्री के डेवलपमेंट को नीचे करके रख देगी, इसी की हम बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बातें हो जाती हैं फ्रेंड्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, हमें अपने चीज़ों को उन कंट्री से तुलना करना चाहिए जो डेवलप्ड नेशन है खास करके। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट की अगर इंडिया बात कर रही है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दी जाएगी, तो हमें इसमें इस मुद्दों से निकल करके, इन मुद्दों से निकल करके डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। ये एक स्टेट की बात है और स्टेट के जो भी सिविलियन हैं, क्या उनका इसमें दोष नहीं है? उनका भी इसमें दोष है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट करके गवर्नमेंट वही पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं, असेंबली तक वही लोग चुन के पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। लोगों को यहाँ पे इतना अवेयर होना पड़ेगा कि हमें किस चीज़ के लिए डिमांड रखनी है गवर्नमेंट से, तब जाकर के गवर्नमेंट भी अपना अटेंशन दिखा पाएगी। हमें अवेयर होना पड़ेगा। अल्टीमेटली पावर रेस्ट विद द सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफ एनी कंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ऑलमोस्ट अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे पावर जो है इंडियंस के हाथ में ही रहती है, पार्लियामेंट के हाथ में नहीं है। हम लोग चाहें तो पार्लियामेंट के बहुत सारे नियम्स को प्रोटेस्ट करके बदलते हैं, तो इसीलिए सारी पावर सिटीजन ऑफ इंडिया के अंतर्गत डाली गई है। ये चीज़ों को हमें समझना होगा। अपने जनरेशन को हम कहाँ लेकर चल रहे हैं, अपने स्टेट को अगर यूनियन के तौर पे देखें तो हम किस हद तक डील करने वाले हैं, उसे हमें देखना पड़ेगा। ये दंगा जो राइट्स हो रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें पुलिस को भी और प्लस वहाँ के सिटीजन को भी, दोनों लोगों को चोटें आई हैं। सिटीजन की बात करें तो 3 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें एक यंग मुस्लिम यूथ भी था। यहाँ पे पुलिस ये कह रही है कि हमारे 20 लोग, 25 लोग के आसपास इंजर्ड हुए हैं। किससे? स्टोन पेल्टिंग से। ये क्या होता है? तो पत्थर का इस्तेमाल करके जो मारा जाता है निशाना लगा के, उसको स्टोन पेल्टिंग कहते हैं। यहाँ पे यही सारी चीज़ थी जो मुझे आपको बताना था। इससे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, तब जा कर के ये चीज़ें संभव होंगी। अब थोड़ी सी बैकग्राउंड डिटेलिंग इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यही वो शाही जामा मस्जिद है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हर मस्जिद में हम मंदिर नहीं खोज सकते। ये हमारा सेकुलरिज्म वाला पॉलिसी हैम्पर कर रहा है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चीज़ें मेंशन है उसको लेकर के चलना है, न कि नए नई चीज़ों का मुद्दा लेकर के एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से हमें फाइट करानी है। तो अब ये निर्णय कौन लेगा? तो हम सिटीजन ऑफ इंडिया ही निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसीलिए सही पार्टी को वोटिंग करनी होगी, और सही पार्टी को वोट करके पार्टी पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से। पार्टी से तो कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल को अगर देखकर हम वोट करें तो हमें ये समझ में ज़रूर आ जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है। जबकि पार्टी पर्सपेक्टिव से आप वोट करेंगे तो उस पार्टी से कोई भी खड़ा हो सकता है, XYZ कोई भी। तो ये हमेशा ध्यान रखें जब भी वोट करने जाएं, तो वो जो व्यक्ति खड़ा है उसका क्या स्वभाव है, बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, उसके ऊपर कोई मर्डर का, रेप का, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इस सब चीज़ों से अगर हम बाइकआउट करना शुरू करें तब हमें एक सही प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव उम्मीदवार मिलेंगे, पार्लियामेंट में कह लीजिए चाहे असेंबली में कह लीजिए। जब हम
यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के एस्पेक्ट से खोजेंगे कि नहीं हमें इस पार्टी को वोट देना है, तो आप पार्टी सेंट्रिक बन के रह जाएंगे। यहाँ पे हम इंडिविजुअल की बात करें, और जब इंडिविजुअल चुन चुन के आएंगे पार्लियामेंट में कह लीजिए चाहे असेंबली में कह लीजिए, वहीं से करप्शन खत्म हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें अपने अंदर रखनी पड़ेगी। एक इंडिविजुअल को यहाँ पे चुनना पड़ेगा, और इंडिविजुअल को चुनना पड़ेगा न कि पार्टी को। पार्टी सेंट्रिक वोट जब खत्म होगी भारत में, तब जा कर के यहाँ पे चीज़ें निकल के सही तरीके से आएंगी। हमें इंडिविजुअल को उसके एजुकेशन के बल पे, उसे काम के बल पे, ईमानदारी के बल पे हमें चुनना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कैसा है, न कि हाँ इस पार्टी से हमको वोट देना है, उस पार्टी से वोट देना है। ये गलत स्थिति है, ये गलत आइडियोलॉजी है। तो सही आइडियोलॉजी तभी पनपेगी जब समाज में एजुकेशन अच्छा होगा। एजुकेशन से आगे हम क्या लगाएंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी का रोल मैं समझा रहा था। ये चीज़ें कहाँ पे हुई हैं, अगर और अंदर चल के देखें तो संभल एक जिला है जो आपका इससे बुलंदशहर से टच करता है, बदाऊं से टच करता है, अलीगढ़ से टच करता है। तो कुछ इस प्रकार के हैं, इसका लोकेशन यहाँ पे है। आशा करते हैं जो भी बैकग्राउंड डिटेलिंग दिया है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बात करी जा रही है ऑटोप्सी की। अब बात चल रहा है आपके मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट ये कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं मणिपुर यहाँ पे है, और मणिपुर की बिष्णुपुर, थौबल, चुरचांदपुर और जिरबम एक जिला है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसी पार्ट में सबसे ज़्यादा हिंसा फैली हुई है। अब ये हिंसा इतनी फैल गई है, दो कम्युनिटी के लड़ाई, एक मितई ग्रुप, एक कुकी जो ट्राइब। यहाँ पे नागा भी ट्राइब है, लेकिन इसको अभी बाइकआउट करके रखते हैं। मितई ट्राइब जो है शेड्यूल ट्राइब में नहीं आती है, ये शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल जाने की वजह से इनका रिप्रेजेंटेशन है, इनको रिजर्वेशन है, असेंबली से लेकर के जॉब में भी इनको रिजर्वेशन, इनके बच्चों को छूट मिलती है, जिसके कारण नौकरी में ये लोग रहते हैं। यहाँ पे अगर बात करी जाए मितई की, तो ये कम्युनिटी लगभग 60 to 70% के आसपास पूरे मणिपुर की पॉपुलेशन को ग्रैब करती है। वहीं पे अगर बात करी जाए इसकी एसटी की, तो यहाँ पे इनको रिजर्वेशन नहीं मिला है, जिसके कारण बहुत सारी लोगों में जॉब की प्रॉब्लम भी निकल के आती है। अब ये चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, मितई कम्युनिटी डिमांड कर रही है कि हमें भी एसटी में डालो, ताकि हम भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का लाभ उठा सकें। खास करके उस चीज़ों का, जैसे हिल एरिया है अगर कोई, तो हिली एरिया पे ये मितई कम्युनिटी लैंड नहीं खरीद सकते। ये कुकी को रिजर्व्ड राइट दिया गया है, कुकी कम्युनिटी को। तो ये भी कहते हैं कि हमें वहाँ पे राइट मिला है, हम केवल वैली में क्यों रहे। तो ये वैली हो गई, यहाँ पे कुकी ट्राइब रह रही है, यहाँ पे मणिपुर वाली मितई ट्राइब रहती है। तो ये कहानी है, बहुत सारे अपनी डिमांड है। ये लड़ाई तब उठ के होती है जब वहाँ का हाई कोर्ट ये कहता है कि मितई ट्राइब को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए। तुरंत वहाँ पे वायलेंस इरप्ट आउट हो जाते हैं, और दोनों कम्युनिटी में काफ़ी, अभी तक अगर देखा जाए तो वहाँ पे ये लड़ाइयाँ सुलझी नहीं है। लड़ाई सुलझाने की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या चीज़ें, दोनों कम्युनिटी को बैठा के, एक मितई दूसरी कुकी, दोनों कम्युनिटी को बैठा के यहाँ पे उनके हेड को बात विचार करनी चाहिए। यही एक समाधान है। अन्यथा आप किसी भी रूप से वहाँ पे आर्म फोर्स लगा लीजिए, अफसा लगा लीजिए, कोई भी एक्ट लगा लीजिए, मिलिट्री फोर्स लगा लीजिए, वो चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के इंटेंशन की दिखाने की ज़रूरत है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे बैठा करके ही हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी उनकी डिमांड हो वो एक प्रकार से कॉन्सिलिएटरी प्रोसेस से हम सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑटोप्सी किए जा रहे, ये याद है आपको, पिछले कई दिनों से 11 लोग गायब थे, और ये मितई ग्रुप से रिलेटेड है। इन लोगों को कहा जा रहा है मार करके नदी में, बराक रिवर और जीरी रिवर, 2 रिवर इसमें फेंक दिया गया। इसमें बच्चे भी हैं, बहुत सारी ब्रूटैलिटी बढ़ चुकी है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये मास खुदाई चल रही है। ये खुदाई इसीलिए हो रही है क्योंकि 11 लोगों को दफनाने के लिए बड़ा जगह चाहिए। तो यहाँ पे उन लोगों को दफनाया जाएगा जिनकी बॉडी नदी से निकली गई है। ये भी कहा जा रहा है वहाँ पे कुछ ग्रुप, मुतई ग्रुप ऐसे भी मिले हैं जहाँ पे बहुत ब्रूटल तरीके से उनकी हत्या भी करी गई है। वो ग्रुप क्या है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक लेडी थी, उसकी बॉडी पे हर एक पार्ट पे कीले ठोकी गई हैं। सोच लीजिए, इतनी ब्रूटल स्थिति है।
वहाँ पे, और गवर्नमेंट वहाँ पे अभी तक रिजाइन नहीं कर रही है, ना ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है। मैं कितनी बार ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, संक्षेप में बता के यहाँ से निकलने का प्रयास करूँगा मैं। तो यहाँ पे इस स्थिति को तभी कंट्रोल किया जाएगा जब यहाँ पे कम से कम प्रेसिडेंट रूल आ जाए। और देखिए वहाँ पे जो सीएम बीरेन सिंह है वो भी इस्तीफा नहीं देने को आतुर है। वो क्यों इस्तीफा दें जब सेंटर या फिर यूनियन कह लें मांग ही नहीं रहा है उनसे। तो ये अबडक्शन चल रहा है और बहुत सारा वहाँ पे वायलेंसेज चल रही हैं। बच्चे हों, चाइल्ड हों, वुमेन हो, यंग पीपुल हों, ओल्ड पीपुल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चों को भी मार के नदी में फेंका गया है, उनकी भी बॉडी यहाँ पे मिली है। जिरबम डिस्ट्रिक्ट अभी तक बचा हुआ था, लेकिन जिरबम डिस्ट्रिक्ट भी इसमें आ चुका है। ये थी पूरी की पूरी लोकेशन। आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी कहाँ की लोकेशन की बात कर रहे हैं और किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को मेरा रिक्वेस्ट है आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो बेल आइकन्स को दबा लीजिएगा और जो भी अपडेट यहाँ पे मैं डालता हूँ आप तक आसानी से पहुँच जाता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपनी फेसबुक आईडी पे शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी। इससे हमें एक प्रकार से मदद मिलेगी। क्या मदद मिलेगी दोस्तों? कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, वो सारी डिटेलिंग यहाँ पे देखेंगे। महा विक्ट्री बोली जा रही है दोस्तों, जो अभी बीजेपी पावर में आई है। तो अभी पिछले ही यहाँ पे बात कर रहे थे आपसे किस प्रकार से ये जीत करके आए हैं, उसी की यहाँ पे एडिटोरियल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 मिनट में इसको संक्षेप में मैं बता करके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छी एडिटोरियल है, उसको अच्छे से मुझे कवर करनी है। यहाँ पे जो वेलफेयर स्कीम थी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो यहाँ पे चलाई गई बीजेपी के द्वारा, उसी की वजह से यहाँ पर जीत करके आई। बीजेपी की जो अलायंस थी यहाँ पे बात करी जा रही है, एनसीपी, अजीत पवार और यहाँ पे एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना टूटकर बनी है, किससे? उद्धव ठाकरे से। और ये महायुति तीनों अलायंस करके यहाँ पे महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन को जीते हैं। बात करी जा रही है यहाँ पे अलायंस जो ऑलमोस्ट 50% ऑफ वोट शेयर यहाँ पे कोंकण, नॉर्थ महाराष्ट्र और वेस्टर्न महाराष्ट्र वाले रीजन से पाया है। यहीं पे अगर डिटेल में जाकर के देखें तो ऑलमोस्ट 132 सीट अकेले बीजेपी ही ली है। लगभग आपका क्या है, मेजॉरिटी के करीब है लगभग। तो नियरली मेजॉरिटी 288 सीट है आपके महाराष्ट्र की असेंबली की। अच्छा, तो यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो यही क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि किस प्रकार से रिस्टोर की है बीजेपी अपना डोमिनेंस। पहले इसी की पार्टी थी, अगर बात करें तो अलायंस की, अब फिर से अपनी डोमिनेंस कैसे लेकर के आई है। तो यहाँ पे रिलीजियस पे फोकस की है, धर्म पे, फिर रीजनल लेवल पे, फिर जातिगत लेवल पे, फिर हर एक क्लास वर्ग पे फोकस करके ये निकल के आई है, अपने लोगों को अलायंस बना के, पार्टनर बना के। तो इन चीज़ों से वंचित रह गई कांग्रेस, यही बातें यहाँ पे बोल रहे हैं, जिसके कारण विक्ट्री हुई है ह्यूज महाराष्ट्र में। नरेंद्र मोदी यहाँ पे बहुत सारे स्लोगन भी दिए हैं, एक हैं तो सेफ हैं, टूटेंगे तो बटेंगे, पता नहीं क्या क्या। लेकिन इसके बाद से अगर बात करी जाए तो यहाँ पे झारखंड की भी चीज़ें थी, वहाँ पे भी इलेक्शन होने थे, लेकिन झारखंड का जो रूलिंग पार्टी था वही जीत कर आया, उसकी रीजनल पार्टी जीत के आई। वहाँ पे इनका कोई स्लोगन कार्य नहीं किया। यहाँ पे लोग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वोट दिए हैं। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, आप जिसे चाहिए उसे वोट दीजिए, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो जाता है दोस्तों। जब तक आप एजुकेटेड नहीं रहेंगे, आप हमारे चेरिस्मेटिक लीडर के बहकावे में हमेशा आ जाएंगे। जो भी चेरिस्मेटिक लीडर हैं उनके बहकावे में आके वोट नहीं देना है, या फिर कोई भी हमें कुछ भी दे रहा है तो भी वोट नहीं देना है। हमें वोट अपने बच्चे की भविष्य को देख करके वोट देना है कि आने वाले समय में हमारा देश किस दिशा की ओर जाएगा। डेवलपमेंट की जो बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, सैनिटेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रीजनल लेवल पे लोगों की हेल्थ की बात करें, सोशल वेलफेयर, पुअर्स की बात करें, स्कीम्स की बात करें, उसकी हम चीज़ों को ध्यान में देना चाहिए। ना कि वो उसके ध्यान में देना चाहिए जहाँ पे जो ज़्यादातर रिलीजन, कास्ट, क्रीड
और रिचुअल्स की बात करें, ये सबका व्यक्तिगत चीज़ें हैं, बहुत इंडिविजुअल चीज़ें हैं। भैया अगर हम मुस्लिम हैं या फिर हम ईसाई हैं, हम हिंदू हैं, हम जैनिज़्म हैं, हम बुद्धिज़्म है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिखिज़्म है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा व्यक्तिगत है। जो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल का इशू होना चाहिए दोस्तों, वो क्या होना चाहिए? केवल और केवल ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करी जा रही है। हमारी पर कैपिटा इनकम आप देख लीजिए कितनी है। जो भी डेवलप्ड नेशन है उनसे हमारी बहुत कम है। तो हमारी पर कैपिटा ही इनकम है, तो भारत में लोग कितने हैप्पी होंगे। अब यहीं पे डेनमार्क जैसी कंट्री में देख लीजिए, नॉर्वे जैसी कंट्री में जाकर के देख लीजिए, उनकी पर कैपिटा इनकम देखिए, तो वहाँ के लोग ज़्यादा हैप्पी हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में उनकी बहुत टॉप वाली रैंकिंग है। डेनमार्क में जाकर के देख लीजिए, वहाँ की प्रेस को कितना फ्रीडम मिला है, हमारी कंट्री में देख लीजिए। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, यहीं पे सब चीज़ें चल रही हैं। हिंदू को कंसोलिडेट करने की बात हमेशा बीजेपी कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और वेलफेयर स्कीम भी कुछ इस प्रकार से निकल के आती हैं, और जो कि यहाँ पे वुमेन को टारगेट किया गया था कि आपको कैश दिया जाएगा, किसके द्वारा? बीजेपी के द्वारा, जिसके कारण उद्धव ठाकरे जी को हार भी मिली है। उद्धव ठाकरे को यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी छोड़ने का भुगतान भी करना पड़ा है, ये मुआवजा जो कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए थे। यही सारी चीज़ें हैं जो हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। लेकिन हमें इस पे फोकस न करके बल्कि स्टेटमैनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, अगर आप जीत करके आए हैं तो। आशा करते हैं ये जो भी जल्दी जल्दी चीज़ें मैं आप बताया वो आपको समझ में आ गई होगी संक्षेप में ही। आगे चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है, उसको जल्दी से कवर करेंगे और काफ़ी अच्छे से भी कवर करेंगे। बात करी जा रही है लीजेंड्स की। यहाँ पे लीजेंड मतलब जो अपने किसी फील्ड में सबसे ज़्यादा सुप्रीम हो, तो सिंगर की बात करी जा रही है और अवार्ड की बात करी जा रही है। किसकी? मद्रास हाई कोर्ट में एक केस गया है टीएम कृष्णा करके। टीएम कृष्णा कौन है? तो एक कार्नेटिक सिंगर है। ये कर्नाटका की जो म्यूजिक होती है, तमिल वाली म्यूजिक होती है, उससे रिलेट करके ये एक प्रकार से म्यूजिशियन है जिनको ऑनर किया गया है, यानी सम्मान दिया गया है। किससे? तो यहाँ पे कलानिधि अवार्ड, संगीता कलानिधि अवार्ड यहाँ पे दिया गया इनको रिसेंटली 2024 में मार्च में। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है ये। और ये कौन देता है? तो मद्रास म्यूजिक एकेडमी ये अवार्ड अनाउंस करती है, जिसे किसे दिया गया? टीएम कृष्णा को। तो इस बार का सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस ये संगीत कलानिधि अवार्ड टीएम कृष्णा को 2024 में प्रदान किया गया। अब ये जैसे ही अवार्ड इनको मिला तो ये बहुत सारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कहा जा रहा है, ये क्या किए हैं? तो ये तोड़े हैं, यानी कुछ भी बोल दे रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? तो ये कई लोग ऐसे देखते हैं इस अवार्ड को, संगीता कलानिधि अवार्ड को, कि ये एमएस सुब्बुलक्ष्मी एक बहुत ही रिनाउंड सिंगर थी अपने समय की। ये पहली ऐसी लेडी थी एमएस सुब्बुलक्ष्मी जिनको भारत रत्न अवार्ड सिंगिंग में मिला था। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पहली ऐसी, लता मंगेशकर से भी पहली ये महिला थी। अब इनको मिला है, उन्हीं के ऊपर इन्होंने कुछ रिमार्क किया है, जिसके कारण उनके फैमिली वाले कहाँ पहुँच गए? मद्रास हाई कोर्ट पहुँच गए हैं, और इसी को लेकर के ये इशू निकल के आई है। अब यहाँ पे अपने प्रोफेशन से क्या अलग लेके जा रहे हैं? नहीं, ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, राइटर भी हैं, ये मल्टी पर्सनालिटी आदमी है। टीएम कृष्णा की हम बात कर रहे हैं, तो उनकी जो सोशल इशू थी, पॉलिटिक्स थी, कास्ट थी, लैंग्वेज, रोल ऑफ म्यूजिक, उसी को लेकर के वो लिखते रहते हैं, प्लस वो बोलते रहते हैं। इन्हीं चीज़ों से लेकर के यहाँ पे एक एंगर स्पार्क किया गया है, यानी कई लोगों में इस बात को लेकर के गुस्सा निकल के आया है। ये तो रिसिपिएंट है संगीत कलानिधि अवार्ड की, और एमएस सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड यहाँ पे द हिंदू के तरफ से यहाँ पे दिया गया है दूसरा, यानी द हिंदू के तरफ से एमएस सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड द हिंदू की तरफ से दिया गया है। अब एमएस सुब्बुलक्ष्मी की बात निकल के आ रही है, तो उनको हम थोड़ा सा देखेंगे, एमएस सुब्बुलक्ष्मी कौन है। तो ये फिगर में दिख रहा होगा एमएस सुब्बुलक्ष्मी, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टीएम कृष्णा। तो टीएम कृष्णा की अगर बात करें, जो जिन्हें कलानिधि, संगीत कलानिधि अवार्ड मिला है, तो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा चला जाए, देखा जाए आखिर किसकी बातें चल रही हैं। संगीत कलानिधि अवार्ड की अगर बात करें, तो ये टाइटल एनुअली, वार्षिक दिया जाता है उस व्यक्ति को जो कार्नेटिक म्यूजिक में बहुत ही ज़्यादा संपन्न हो। किसके द्वारा? तो मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, MMA, याद रखिएगा।
1929 से लेकर के 1941 तक इस अवार्ड की अगर हम बात करें तो अवार्ड दिया ही नहीं जाता था, लेकिन 1942 में केवी कृष्णा स्वामी अय्यर जी को जब दिया गया तो 1 जनवरी 1943 से उन सभी म्यूजिशियन को दिया गया जो इसके एक्सपर्ट हुआ करते थे 1929 से लेकर के 42 तक, और ये सभी लोगों को ये अवार्ड संगीत कला निधि अवार्ड दिया गया। तो स्थापना लगभग 42 मान लीजिए। 2020 में किसको मिला तो कृष्णन लालगुड़ी विजय लक्ष्मी को मिला वायलिन के लिए, और 2023 में बॉम्बे जयश्री को मिला वोकलिस्ट के लिए। 2024 में टीएम कृष्णा, पूरा नाम थोडूर मादाबुसी कृष्णा इनका है। ये रमन मैग्सेसे अवार्ड भी 2016 में पा चुके हैं। अब ये था संगीत कला निधि अवार्ड का इतिहास और प्लस थोड़ा सा इतिहास आपका टीएम कृष्णा जी की जो सोशल एक्टिविस्ट है। अब चलते हैं पहले पेज पे जो आपको मैं बता रहा था। तो एमएस सुब्बालक्ष्मी के जो ग्रैंडसन हैं श्रीनिवास जी, ये कोर्ट में लेकर गए कि मेरी फैमिली के रिगार्डिंग ये कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और इस मेरे मतलब जो दादी हैं इनकी सुब्बुलक्ष्मी, इनके नाम पे इन्हें अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट में ये पिटीशन डालें। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या इंसाइट निकल के आया, क्या इनका सोच था कृष्णा का। तो ये बहुत ही बड़े म्यूजिशियन माने जाते हैं आपके कर्नाटिक म्यूजिक की अगर हम बात करें तो। टीएम कृष्णा यहाँ पे अप्लाई करते हैं बहुत ही ब्रिलियंसी ऑफ म्यूजिक, यानी बहुत एक्सपर्ट हैं इस म्यूजिक में। अब एमएस सुब्बुलक्ष्मी की रिमार्केबल पर्सनालिटी भी यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, कुछ इसी तरीके से ये भी हैं। आर्टिकल क्या यहाँ पे कह रहा है कि शी वॉज एबल टू फुल्ली एक्सप्रेस इट थ्रू हर म्यूजिक, जैसा कि सुब्बालक्ष्मी अपने म्यूजिक से एक्सप्रेस करती थी क्या, कास्ट को, रिलीजन को, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी उसको, हर प्रकार के सोशल इशू को अपनी म्यूजिक से वो एक्सप्रेस कर देती थी। कौन, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। उसी प्रकार से कुछ ये भी कर रहे हैं। आर्टिकल ये भी कहता है एमएस सुब्बुलक्ष्मी की अगर बात करें तो उनको 3 फेजेज में देखा जाता है। जो पहला कि वो गाना गाती थी, पहला पीरियड फेज, और दूसरा कि वो गाना कौन सा पसंद करती थी, तीसरा क्या कारण था उसको पसंद करने के लिए। ये सारी चीज़ें लॉजिक और ब्यूटी से भरी हुई होती थी कि किस प्रकार से चूज करना है, कौन सा चूज करना है, कैसे। इनर वर्ल्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक की बात करें तो इसी ओपिनियन पे यहाँ पे टिका हुआ है जो ओरल एविडेंस के रूप में हमें दिखता है। अब अगर देखें टीएम कृष्णा की तो यहाँ पे ये स्वयं एक सिंगर हैं और यहाँ पे बहुत सारे पर्सपेक्टिव को लेकर एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या क्या कारण है इस प्रकार से जो कार्नेटिक म्यूजिक उभरा। अगर देखा जाए तो जब फैमिली आप सुब्बुलक्ष्मी की अगर बात करें तो क्या इशू निकल के आ रही है आर्टिकल में, जो यहाँ पे कास्ट को लेके, उनके हस्बैंड को लेके बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे कृष्णा जो है ये दिखाते हैं अपने विचार में जो कल्चरल लैंग्वेज है उसको दर्शा रहे हैं, क्योंकि ये क्लासिकल चीज़ें हैं अगर बात करें तो। दूसरी तरफ सोसाइटी को, रिलीजन को यहाँ पे बदलने की बात करते हैं। कास्ट जो अभी भी कभी बदलता नहीं है उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कास्ट हमेशा बदलेगा नहीं, भले आप रिलीजन बदल लें। तो ये बातें ये बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं तो दूसरी तरफ जो बातें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं कि कैसे एक देवदासी की बैकग्राउंड में आप जा करके देख सकते हैं। ये देवदासी किसको बोल रहा है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को देवदासी ये बोल दी है। इसी कारण यहाँ पे बहुत सारी इशू निकल के आ रही है। और यहाँ पे जो कि इनकी जन्म और इनको पाला पोसा गया था बहुत छिपा करके, ये भी एक इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो एमएस सुब्बू का जो प्राइवेट लाइफ अगर बात देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चंस उठता है जो कि ये उठा रहे हैं, कह रहे हैं देवदासी थी, बहुत छिपा करके उनको पाला गया, बढ़ाया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो यहाँ पे बता रहे हैं ये। और वाइडली एक्नॉलेज की बात कर रहे हैं क्या, तो पब्लिक स्फीयर में शी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हर हस्बैंड। तो अपने ही हस्बैंड के अंतर्गत वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते थे वो लोग उनके बारे में। हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ हर अंस्कर्ट। तो अपने ही मान के चलिए उनका जो अपना एक्सपर्टीज जिसमें थी वो म्यूजिक में, उसके माध्यम से वो बहुत सारी चीज़ों को बताई हैं। प्रोफाउंड कमेंट्री की बात करी जा रही है। एमएस सुब्बालक्ष्मी एडमायर रेबल फिगर हैं आज के डेट में अगर हम देखा जाए। डीपर एक्सपीरियंस थी उनको म्यूजिक की और उनका जो इंटरेस्ट था वो
एक्सप्लोर करना कि जो भी नए नए गाने हैं उसको, कुछ पीपल ये भी महसूस करते हैं कि जो आर्टिकल है वो उनको इंसल्ट कर रहा है, उनकी मेमोरी को इंसल्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे और भी हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे और समझेंगे। क्या कहा जा रहा है कि जो सेलिब्रेट किया जा रहा है उनकी बेस्ट पॉसिबल वे, क्या कि कृष्णा यहाँ पे तमिल ट्रांसलेशन यहाँ पे प्रीफर कर रहे हैं। तो जो हु हैव रेड इट केयरफुली वही समझेंगे, जो यहाँ पे सही से पढ़े हैं उनको वही समझेंगे। तो क्या है वो सही से? मद्रास हाई कोर्ट में ये चीज़ें जाती हैं और कृष्णा जो इंसल्ट कर रहे हैं सुबा लक्ष्मी को, यहाँ पे कहा जा रहा है इस वर्डिक्ट में वो एड्रेस ही नहीं कर रहा है। कौन? हाई कोर्ट। यानी वो इस प्रकार का चीज कर ही नहीं रहे हैं ना, तभी तो एड्रेस नहीं कर रहा, नहीं तो एड्रेस करता वो मद्रास हाई कोर्ट। ये टीएम कृष्णा की अगर बात करें तो टीएम कृष्णा उनको इंसल्ट कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भाई कार्नेटिक म्यूजिक से बिलोंग करते हैं। तो वो किसी एक सिंगर को क्यों ऐसे निगाहों से देखेंगे? उनका एक अपना रीजनिंग है, लॉजिक है जो उसको बताना चाहते हैं वो। और संगीत कलानिधि अवार्ड जो उनको मिला है उस पर तो क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, हालांकि उनको दिया गया है और फैमिली मेंबर यही गई हैं कि उनके नाम पे जो अवार्ड आप लोग रखे हैं वो अवार्ड क्या कर दीजिए, रिवर्ट कर दीजिए, उनको मत दीजिए। जो व्यक्ति MS सुबा लक्ष्मी को ही क्रिटिसाइज कर रहा हो, लेकिन कोर्ट यहाँ पे डिनाई कर जाता है, कहता है नहीं नहीं इसकी तो बात ही नहीं है, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं, उसकी बात है ही नहीं, मैं उस मुद्दे पे नहीं कह रहा हूँ। अवार्ड तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन द हिंदू ने भी जो उनको अवार्ड दिया है MS सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड, किसको? TM कृष्णा को रिसेंटली, वो मुझे आपत्ति है। जो 1 लाख रुपए की यहाँ पे है वो क्या? तो आप सुब्बुलक्ष्मी का नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते। जब वो जीवित थी तभी इस प्रकार की बातें बोली थी कि मेरे नाम पे ना कोई फंड रेज किया जाए, ना ही मेरे नाम पे कोई अवार्ड बनाया जाए। ये उन्हीं का स्वयं का कहना है। मीडिया इस चीज़ को बहुत गलत तरीके से ले लिया है। संगीत कलानिधि अवार्ड MS सुब्बुलक्ष्मी के नाम पर दिया जाता है। क्वेश्चन आए किसके नाम पे दिया जाता है, MS सुब्बुलक्ष्मी अगर लिखा दे तो काट दीजिएगा। बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर बोल रहा हूँ। न्यूज़पेपर पे बताया जाता है, टेलीविज़न चैनल पे दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे गलत तरीके से बताया जाता है, उनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो उनके नाम पर ये अवार्ड नहीं है MS, ये मतलब संगीत कलानिधि अवार्ड, ये याद रखिएगा। और हाई कोर्ट इसी को यहाँ पे बताता है कि जो अवार्ड TM कृष्णा को मिला है ये सही है, इसमें हम कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। जजमेंट यही क्लियरली यहाँ पे नहीं हो पाया ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक नॉलेज। बहुत सारी चीज़ों, बैकग्राउंड और अवार्ड, इस चीज़ को लेकर के लोगों को कन्फर्मेशन नहीं हो पाई। क्या वर्डिक्ट निकली द हिंदू को लेकर के? आप MS सुब्बुलक्ष्मी का नाम नहीं इस्तेमाल करेंगे, यही वर्डिक्ट निकली। और जो भी विनर संगीत यहाँ पे हैं TM कृष्णा जी, वो इस अवार्ड को रख सकते हैं, यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर की बात करें तो किसी प्रकार से आप इस प्रकार का वर्ड यूज नहीं करेंगे। किसका? MS सुब्बुलक्ष्मी का नाम अवार्ड को लेकर के नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यहाँ पे अवार्ड का इस्तेमाल MS सुब्बुलक्ष्मी के लिए कर रहे हैं, छोटे छोटे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोर्ट बात बोला है। क्या विश फुलफिल हुई? कृष्णा जो हैं इससे प्रभावित बहुत ज़्यादा अवार्ड से कुछ हुए नहीं है। इनको मिला तो मिला, लेकिन ये सच क्या बता रहे हैं, वो रिसीव किए हैं संगीत कलानिधि अवार्ड और कैश प्राइज भी उनको मिला है, और हिंदू की तरफ से भी ये अवार्ड मिला है। और MS सुब्बुलक्ष्मी का नाम अगर देखें तो नो लॉन्गर बी यूज्ड फॉर एनी अवार्ड इन हर विल। MS सुब्बुलक्ष्मी हमेशा स्वयं ये बात कही है कि मेरे मृत्यु के बाद ये कोई भी मेरे नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई फंड यहाँ पे रेज नहीं करेगा। इसीलिए ये बातें निकल के आई हैं कि उनके नाम पे तो चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं, तुम प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो? कोर्ट ऐसे ही डिनाइड कर दे रहा है। तो MS सुब्बुलक्ष्मी का ही रिस्पेक्ट हमको करना पड़ेगा, उनकी बातों का सम्मान करना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार से आगे चलना है, और उनके विश का हमें ऑनर करना है, सम्मान करना है। TM कृष्णा यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें दोनों लोग डिजर्व करते हैं। जो भी सेलिब्रेटेड लोग हैं यहाँ पे TM कृष्णा की प्लस MS सुब्बुलक्ष्मी की, दोनों की बातें बोली जा रही हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है थोड़ी सी किस चीज़ की, देवदासी की, जो इनके ऊपर लगाया गया है कि ये देवदासी थी। तो देवदासी का मतलब हमें समझना है, और चलते हैं यहाँ पे मंदिरों पे। जगन्नाथ टेम्पल देख रहे हैं, ये बृहदेश्वर टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल ईस्टर्न में पड़ता है, ये साउदर्न में
पड़ता है। जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में पाया जाता है, ईस्टर्न कोस्ट चिलिका लेक के पास ये पाया जाता है। महरी देवदासी यहाँ पे नाम दिया जाता है। महरी का मतलब होता था, महरी मीन्स ग्रेट नारी, महरी मीन्स महान नारी, तो यहाँ पे महान नारी का मतलब होता है। बृहदीश्वर टेम्पल में 400 प्लस देवदासी, तंजौर टेम्पल इसी टेम्पल का नाम है, यहाँ पे रहते थे 400 प्लस देवदासी। अब देवदासी का मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री में हम आपको यहीं पे समझाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग देंगे तो वीडियो लेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देवदासी का मतलब समझते हैं, चलते हैं 300 एडी की तरफ, प्लस यहाँ से लेके आपको 1300 एडी तक लेकर के मैं आता हूँ। ये जो सफ़र था फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का बहुत ही हेल्दी सफ़र था देवदासी के लिए। यानी इस वाले पीरियड में अगर हम देखें तो इस वाले पीरियड में देवदासी को यहाँ से यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनको हर प्रकार से क्या दिया जाता था, हर प्रकार से रिस्पेक्ट दिया जाता था। इन्हें मंदिरों में पूरी जिंदगी सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। इनकी जीवन मंदिर के लिए सुपुर्द हो जाती थी। इनका किसी भी प्रकार से कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता था, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता था, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता था। नेक्स्ट, ये हर वो चीज का इस्तेमाल करती थी जो ये चाहें। क्योंकि इनको कल्चर से जुड़ा रहना पड़ता था, ट्रेडिशन से, रिलीजन से, अपने यहाँ के रिचुअल से जुड़ा हुआ रहना होता था। अब ये किस चीज़ को प्रमोट करती थी, आर्ट्स फॉर्म को, डांस फॉर्म को, सिंगिंग फॉर्म्स को ये प्रमोट करती थी। इनका एक समाज में बहुत बड़ा इज्जत होता था यहाँ पे, ये भी चीज़ें याद रखिएगा। और ये जो देवदासी थी इस पीरियड की, तो ये आभूषण भी बहुत अधिक पहनती थी। सोना, जवाहरात, हीरा, मोती, मूंगा, जो भी उस समय कीमती आभूषण होते थे ये धारण करती थी। और किसके सहायता से, तो यहाँ पे जो भी पैट्रोनेज किंग थे, जो राजा के शरण में मंदिर थी, जिसके अंतर्गत मंदिर की व्यवस्था आती थी, वो इन्हें प्रदान करते थे और इनका सम्मान भी करते थे। तो ये सम्मानित देवदासी वाली कहानी हो गई। अब निकल के आते हैं 1300 से, किधर 1300 से आ जाएंगे हम स्टार्टिंग तक, यहाँ के आपके 19वीं शताब्दी तक। तो ये जो 19वीं शताब्दी तक चीजें आएंगी आपकी, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। कैसे, जब अंग्रेज आते हैं, इंग्लिश पीपुल जब आते हैं 1600 के आसपास से, तो भारत में जो किंग थे उनकी कंडीशन खराब होने लगती है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद 1600-1700 में वो क्या कर देते हैं, अपने लैंड पे रूल करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही लैंड पे रूल करना शुरू कर देते हैं तो मंत्री कह रहे हैं, मंदिरों का जो प्रभुत्व होता है वो समाप्त होना शुरू हो जाता है और ये मंदिर डायरेक्ट कंट्रोल आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत जैसे आती है तो यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है, गोल्ड मटेरियल, यहाँ पे कीमती एस्पेक्ट होते हैं, कल्चरल हेरिटेज के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, और यहाँ पे जो कीमती यहाँ पे गोल्ड मटेरियल और डायमंड्स होते थे ये इनका दोहन करने लगते हैं। अब जैसे ही मंदिरों की इकोनॉमी खराब होती है, तो यहाँ पे 400 देवदासी कैसे अपनी जीवन यापन करेंगे आप बताइए। यहाँ से निकल करके सीधे के सीधे वो गरीबी में आ जाती हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली। और यहाँ से शुरू होता है दोस्तों वेश्यावृत्ति, जिसे हम प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं। अब ये मंदिर एक समय जो नॉलेज का किंग, आर्ट का केंद्र, कल्चर और ट्रेडिशन, रिलीजन का केंद्र हुआ करता था, यहाँ से घूम करके चक्र वैश्यावृत्ति की तरफ आता था, आ गया और यहाँ पे उस नॉलेज को, उस ज्ञान को समाप्त कर दिया गया और ये चीजें निकल के आई आपकी क्या, प्रोस्टिट्यूशन नहीं, जो अंग्रेज के आने के बाद ये सब चीजें शुरू हो गई। तो देवदासी की प्रथा काफी यूनिक थी, लेकिन उसको क्या आज के परिदृश्य में 99% लोग देखते हैं प्रोस्टिट्यूशन, कि इसका ब्राह्मण शोषण करते थे। बाद में ब्राह्मण इसका शोषण करने लगे क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार की प्रथा अब बन ही चुकी थी, ऐसा चीजें बना ही दी गई मजबूरियों में जो कि गलत थी। हालांकि मैं केवल अंग्रेजों को नहीं दूंगा, यहाँ पे अगर जो शोषण करने वाला है उसका भी एक प्रकार से कंसाइंस होता है, उसका भी दिमाग होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मजबूरी में कह लीजिए चाहे जैसे भी कह लीजिए यही रास्ता अपनाना पड़ा। तो ये पूरी देवदासी की कहानी है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो केवल देवदासी यहाँ पे नहीं थे और केवल देवदासी ही नहीं रहते थे, यहाँ पे देवदासा भी रहते थे, यानी मेल भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और पुरुष भी ब्रह्मचर्य का
पालन करते थे। और केवल ये ईस्ट में या फिर साउथ में नहीं, आपके सोमनाथ मंदिर गुजरात में भी 500 प्लस देवदासी और देवदासा रहते थे। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। आशा करते हैं जो भी बैकग्राउंड डिटेलिंग दिया MS सुब्बालक्ष्मी को और ये इनके बारे में क्या रिस्पेक्ट रखते हैं ये भी हम लोगों ने समझा। कलानिधि अवार्ड के बारे में हम लोगों ने समझा, मंदिर के बारे में पूरी डिटेलिंग दे दी, एडिटोरियल की बैकग्राउंड दे दिया। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी अगर आप फेसबुक वगैरह चला रहे हो तो, या फिर व्हाट्सअप चला रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम चला रहे हो, वहाँ पर जरूर से शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जा रही है। जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है उसको किस प्रकार से फाइनेंस किया जा सकता है और क्या सच्चाई है जो हम देखेंगे। बात करी जा रही है इंडिया के पॉपुलेशन की, अर्बन की, शहरी जनसंख्या की, तो बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। 400 मिलियन कभी पॉपुलेशन हुआ करती थी, आने वाले कुछ डिकेड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 8 मिलियन अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगी। 800 मिलियन तो ऑलमोस्ट 80 करोड़ भारत की पॉपुलेशन हो जाएगी आने वाले लास्ट कुछ डिकेड में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें बढ़ रही हैं, जिसके कारण हमें लैंडस्केप और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिनेंशियल चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे। पैसों की प्रॉब्लम आनी है अगर हम इस प्रकार से नहीं देंगे। वो पैसा कितना चाहिए तो यानी वर्ल्ड बैंक यहाँ पे कह रहा है 70 लाख करोड़, 70 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। कब तक? 2036 तक, तब जाकर के हम इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर पाएंगे। 2018 में बात करी जा रही है 1.3 लाख करोड़ एनुअली ये चीज़ें चल रही हैं। 50% की अगर बात करें तो बेसिक अर्बन सर्विसेज और हाफ अर्बन ट्रांसपोर्ट पे यहाँ पे खर्चा कहीं ना कहीं आएगा। क्या लोकल इशू निकल के आ रही है? तो ये निकल के आ रही है जो क्रूशियल कंपोनेंट है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग पे हमें फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत हद तक नीचे ही जाते रहेंगे। यहाँ पे 1% GDP की बात करी जा रही है, म्यूनिसिपल बॉडी की बात करी जा रही है जो 45% अर्बन इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता है। यहाँ पे अगर हम पैसों को सही प्रकार से अर्बन लोकल बॉडीज जो म्यूनिसिपैलिटी आती है, पोर्ट्स आते हैं, लोकल गवर्नमेंट आती हैं, उन पे अगर हम खर्चा नहीं करेंगे तो हमारे जो भी अर्बन पॉपुलेशन हो शहर के तरफ ही भागेंगे और आकर के पोल्यूशन ही मचेगा शहरों में। इसी की बातें यहाँ पे चल रही हैं, तो इसको हमें सही करने की ज़रूरत है। ULB अर्बन लोकल बॉडी बेंगलुरु की बात करें, जयपुर की बात करें तो यहाँ पे 5 से 20% टैक्स यहाँ से निकल के आता है। नेशन वाइड प्रॉपर्टी और टैक्स कलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 25,000 करोड़ के आसपास आ रहा है, जो कि 0.15% अब GDP निकल के आ रहा है। किसकी? इंडिया की। तो कितना कम है हम देख सकते हैं। म्यूनिसिपैलिटी को ये फिनेंशियली पावर बहुत कम मिली है। इंडिया इसी प्रकार के स्ट्रगल से जूझ रहा है जो हमें इसको लेकर के आगे नहीं चलना है। हमें इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाना पड़ेगा। 15वां फिनेंस कमीशन रिपोर्ट क्या यहाँ पे लगा कह रहा है कि 23% के आसपास म्यूनिसिपल रिवेन्यू जो खर्च ही नहीं करी जा रही है, ये सरप्लस रह जा रही है। हम अगर देखें तो बड़े बड़े सिटी की अगर बात करें, हैदराबाद और चेन्नई की बात करें तो 50% खर्च कर रहे हैं। वहीं अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन जो अमृत प्लान है, इसके अंतर्गत अगर देखें तो 80% हो रही हैं। स्मार्ट मिशन की अगर बात करें तो यहाँ पे 70% हो रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें निकल के आ रही हैं। हमें सब मिलकर के आना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जब पब्लिक भी आएगी और प्राइवेट पीपुल भी आएंगे, दोनों मिलकर चलेंगे, तभी जाकर के भारत का विकास संभव हो पाएगा। और इसके लिए 70 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो यहाँ पे 1.3 लाख करोड़ एनुअली हम खर्च कर रहे हैं 2018 से। तो 1.3 लाख एनुअली अगर खर्च कर देंगे अर्बन पे तो हमें कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। हमें हमारा टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म अप्रोच लेकर के
चलना पड़ेगा। वही बात करी जा रही है, मिरियाड फिनेंशियल चैलेंजेज है जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लेकर के चलना पड़ेगा। पहला अगर देखा जाए तो रोबस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट हमको लेकर के चलना पड़ेगा कि जो हाई पावर्ड कमेटी यहाँ पे बना रही है। 70 लाख करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं यहाँ पे, उसके लिए हमें सही प्रकार से प्लान करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ बात करी जा रही है जो भी प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन हो रही है, फिनेंशियल असिस्टेंस सही प्रकार से हो तभी जाकर के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो पाएगा। तीसरा बात बोली जा रही है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जा रही है जो इम्प्रूव करेगा हर प्रकार से सर्विसेज को लेकर के। तो अर्बन सर्विसेज सही प्रकार से डिलीवरी, पर्टिकुलरली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये चीज़ें हैम्पर जो हो रही हैं वो सही हो जाएंगी अगर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए तो, जिसमें 70 लाख करोड़ के आसपास खर्चा आ रही है 2036 तक। ये चीज़ें अगर सही से चली, मेट्रो, रेल, ट्रांसपोर्टेशन की बात करी जा रही है, हम सही प्रकार से लेकर चलेंगे। क्या कोलाबोरेशन की ज़रूरत है? इंडिया के अर्बन की बात करी जा रही है तो यहाँ पे कोलाबोरेशन की ज़रूरत आ रही है। फिनेंशियल और स्ट्रक्चरल की जो चैलेंजेज हैं वो यही हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना पड़ेगा। यही रास्ते से हम आगे चल के कोलाबोरेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बातें कर रहे हैं तभी जाके इनोवेशन होगा और गवर्नेंस इफिशिएंट तरीके से कार्य कर पाएगी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में किस प्रकार से फाइनेंसिंग की ज़रूरत है और क्या रियलिटी भारत में चल रही है। आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट डील को लेकर बातें चल रही हैं। भारत सीधे रिजेक्ट कर दिया है ये प्रपोजल। कन्वेंशन ऑफ पार्टी 29 बाकू में हो रही थी। अजरबैजान एक कंट्री है, उसकी कैपिटल बाकू में, और ये 29वां COP29 था। यहाँ पे क्या बातें निकल के आई? तो बात ये निकल के आई NCQG, इसका ओरिजिन अगर देखा जाए तो पेरिस कॉन्फ्रेंस 2015 में हुआ था, उसी से निकल के आई है कन्वेंशन ऑफ पार्टी पेरिस का। यहाँ से निकल के आई है ये न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। ये ऐसा बात कहता है कि जो डेवलप्ड नेशन है वो डेवलपिंग या फिर इमर्जिंग या फिर लिस्ट डेवलप्ड इन कंट्री को पैसा देंगी। किस चीज़ के लिए? तो जो फॉसिल फ्यूल है इसको काट करके हम किस पे शिफ्ट होंगे? रिन्यूएबल एनर्जी पे। मतलब हम ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करेंगे। कम कैसे करेंगे? अगर आप पैसे देंगे तो ही ये चीजें कम हो पाएंगी। हेलो, हाँ जी, हाँ दे दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि किस प्रकार से अभी अगर देखा जाए तो ये ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन चल रहा है उसकी कटौती बहुत तीव्र गति से सोच रहे हैं करने के लिए। उसके लिए क्या चाहिए? फाइनेंस की जरूरत है। तो कौन देगा? ये डेवलप्ड कंट्री से ही डिमांड करेंगे ना। इंडिया जैसी कंट्री, चाइना जैसी कंट्री, ब्राजील जैसी कंट्री, ये कंट्री डिमांड कर रही है। साउथ अफ्रीका का जैसी कंट्री, ये कंट्री डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्री हैं, तो ये कंट्री डिमांड कर रही है। यहाँ पे इंडिया इसी चीज को रिजेक्ट कर रहा है। आप तो पैसे ही नहीं देना चाह रहे हो, तो पैसा ही नहीं दोगे तो 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो फिक्स करी गई है टेम्परेचर, ये 2 डिग्री तो जाएगी, 3 डिग्री भी जाएगी। अब इसका 2 डिग्री चले जाना का मतलब किसी किसी शहर में, सिटी में, कंट्री में 3-3 डिग्री, 5-5 डिग्री, 6-6 डिग्री सीधे इंक्रीज हो जाएगा। ये तो एवरेज है, ये 1.5 एवरेज है। तो इसी की बात करी जा रही है। सॉरी। अब यहाँ पे न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल आपको बताया, इसकी ओरिजिन पेरिस से हुई है और ये क्या चीजें फोकस करता है, किस प्रकार से क्लाइमेट को डील करेगा। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब अगर बात करें यहाँ पे तो जो पैसे देने की बात चल रही है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एम टू मोबिलाइज यानी 1.3 ट्रिलियन 2035 तक पर ईयर आपको देना है। 1.3 ट्रिलियन, लेकिन किस चीज पे सहमति हो रही है? 300 बिलियन ए ईयर इज डॉलर। तो इस 300 बिलियन पर ईयर की दे रहे हैं, झुंझुना पकड़ा रहे हैं। जबकि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा बात है। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या हुआ? बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्लाइमेट चेंज से आपका टेम्परेचर सही होना चाहिए, और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉसिल फ्यूल
काटना पड़ेगा, इंडस्ट्री को भी री इनोवेट करना पड़ेगा। बहुत बड़ा ये खर्चा है, कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं है। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है अपने आप में। तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब फ्लोरा प्लस फौना, पेड़ पौधे और एनिमल दोनों की सुरक्षा चाहिए। तो इसमें आप ये झुंझुना पकड़ा देंगे 1.3 ट्रिलियन पर ईयर की जगह 300 बिलियन, उसमें क्या होगा? ये कुछ नहीं हो पाएगा। यही बातें कह रही है जो इंडिया रिजेक्ट करके चल रहा है, कह रहा है बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है और ये चैलेंज भी है वर्ल्ड जो फेस करेगा आने वाले समय में। अब देखते हैं COP29 के बाद जो नेक्स्ट होता है वो क्या चीज़ें लेकर के आता है। हम सारी चीज़ें आपको डिटेलिंग में दे दी हैं, लेकिन यहाँ पे रियो अर्थ की समिट जहाँ से कॉप का जन्म हो जाता है, यहाँ से बनता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये साइन किया जाता है 1992 में। और कहाँ पे? तो अर्थ समिट होती है, रियो समिट होती है, रियो कॉन्फ्रेंस, तीनों एक ही जगह होती है, तीनों एक ही नाम भी है जिसे रियो अर्थ समिट बोला गया है। ये यहाँ पे फोर्स में आती है 21 मार्च 94 को। टारगेट क्या करती है? ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना। मानव के द्वारा जो भी क्लाइमेट को लेकर के इंटरफेयर किया जा रहा है, आर्टिकल 7.2 में ये डिफाइन करता है कन्वेंशन ऑफ पार्टी हेड डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी, जिसकी अभी आप लोगों ने COP29 अजरबैजान बाकू सिटी में देखा है। तो यही कन्वेंशन आती है, 198 मेंबर हैं। CBD आती है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसी अर्थ समिट से निकल के आती है, जो फोर्स में आती है 93 में। और कार्टाजीना और नगोया प्रोटोकॉल भी इसी CBD के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ें आपको मुझे बतानी थी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हिजबुल्ला काफ़ी न्यूज़ में है। हिजबुल्ला का मतलब पहले हम समझेंगे। हिजबुल्ला का मतलब टेररिस्ट नहीं होता है। हिजबुल्ला का मतलब क्या होता है? यहाँ पे शिया डोमिनेटेड पार्टी, शिया डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी प्लस यहाँ पे पैरामिलिट्री ऑफ लेबनान, पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ लेबनान, इसी को हिजबुल्ला बोलते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। अब ये हिजबुल्ला फायर किया 250 रॉकेट इजराइल के ऊपर, और जैसा कि इजराइल भी कई सारे रॉकेट दागा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इजराइल भी यहाँ पे प्रॉब्लम में है और लेबनान तो प्रॉब्लम में है ही। खास करके फ़लस्तीन की बात करें तो उसको ये दनादन मारे जा रहे हैं। तेल अवीव में अटैक हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर मरे हैं, कुछ घायल भी हुए हैं। तो 18 लोग घायल हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। यूरोपियन यूनियन यहाँ पे कह रहा है कि भैया आप लोग सहमति बैठ के कर लीजिए और यहाँ पे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो समाधान नहीं निकलता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कहाँ पे लोकेशन है लेबनान की। लेबनान की कैपिटल बैरूत होती है और ये मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर टच करता है। बॉर्डर टच करने के लिए इजराइल आ जाता है। इजराइल की यहाँ पे गोलन हाइट आ जाती है, जो पहले कभी सीरिया की हुआ करती थी। इजराइल ने इसको ऑक्युपाई कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे हम नॉर्थ सीमल और अकार सीमल, इसकी लोकेशन, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, जो ये 2 कंट्री से घिरा हुआ है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग इसका। आशा करते हैं जो भी डिटेलिंग दिया यहाँ पे वो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन जो है 40% अपना इराका कुर्स रीजन का खो चुका है। वो रीजन कहाँ पे है? तो ये वाला रीजन की बात करी जा रही है, सूमी के पास वाला रीजन, जो रसिया जो है ऑक्युपाई कर लिया है। वो डिटेल में देखेंगे तो कहाँ पे है? ये सूमी हो गया, सूमी के पास वाला रीजन जो था वो ऑक्युपाई कर लिया है रसिया, यही कुर्स्क रीजन है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। रसिया दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन प्लस रसिया में वार रुकने का नाम नहीं ले रहा। सपोर्ट कौन कर रहा है? USA। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। अब क्या करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो देखने योग्य बातें रहेंगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन की चपेट में दोस्तों अगर कोई आ रहा है तो वो गरीब तबका ही आ रहा है, आम आदमी आ रहा है जो बाइक से चलता है, क्योंकि उसके पास ये चीज़ें खरीदने के लिए है नहीं। क्या? एयर प्यूरीफायर खरीदने के लिए पैसे इतना है नहीं कि वो अनावश्यक इन चीज़ों पे खर्च करे। तो इसके लिए अगर देखा जाए ब्रॉड तरीके से तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। एक इकोनॉमिक इमरजेंसी, टॉक्सिक जो एयर मिल रहा है वो इकोनॉमिक इमरजेंसी लेकर के आई है। जो क्या?
तो हेल्थ कंसर्न को यहाँ पे रेज कर रही है। किस हिसाब से? तो अगर देखा जाए जो भी पुअर पीपुल हैं इंडिया के, उनके लिए तो आप सोच ही नहीं रहे हैं, आप तो केवल पोल्यूशन 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 कर रहे हैं, लेकिन उनके हेल्थ के बारे में क्या होगा? सबसे ज़्यादा चेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम इनको हो रहा है आज के डेट में। तो ये यूएनईपी का जो इमिशन गैप रिपोर्ट और एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट निकालता है ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इमिशन गैप रिपोर्ट और एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 ये निकालता है। और इसमें यही कहा है कि चेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम लोगों की बिगड़ रही है, आने वाले समय में और ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पे बढ़ेगा। तो इसी हेल्थ क्राइसिस को देखा नहीं जा रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ती हुई चल जा रही है जो इन्वायरमेंटल थ्रेट है। अब आपको यही चीज़ें कह रहे हैं, मुझे तो ये चीज़ें इस प्रकार से भी बतानी है। इस लेडी को ये लग रहा है कि ये जो स्मोग है ये पोल्यूशन नहीं है, ये ठंडी है, जो ओस गिरती है वही है, तो ये कंबल ओढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ें होंगी नहीं। हालांकि गाड़ी चल रही है तो ठंड लग रहा है, लेकिन कारण ये नहीं है, कारण यही है यहाँ पे स्मोक का ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे इनको ये पता शायद नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ेगी पोल्यूशन पे, और किस तरीके से पुअरेस्ट जो यहाँ पे इंडिया के हैं वो क्राइसिस में जा रहे हैं, यानी उनको अपनी हेल्थ के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो फिर से वो गरीबी में ही आ जाएंगे। तो ये सर्किल है, क्लाइमेट चेंज कितनी बड़ी समिट है और COP29 में पैसा देने के लिए राजी है ही नहीं। तो ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं आप समझ में गए होंगे जो भी हमने यहाँ पे बताया, एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप ज़रूर से अपने फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।